नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक स्वीडन स्टडी वीज़ा के केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वीडन की हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एक स्टडी केस के ऊपर। तो हमारे पास अभी जो सितंबर अक्टूबर का जो इनटेक चल रहा है इसका स्वीडन का 2020 का, उसमें हमारे मैक्सिमम बच्चों के जितने भी हमने केसेस डाले थे सबके पॉजिटिव ही डिसीजन आए हैं। मतलब 100% रिजल्ट अच्छे ही रहे हैं, क्योंकि 4-5 बच्चों ही ने अप्लाई किया था, बाकी बच्चों ने तो विड्रा करवा लिया था। उनका हमने डेफर करवा दिया है जैन फेब में। तो जो जैन फेब का इनटेक था उसकी जो लास्ट डेट थी वो 17 अगस्त थी, वो भी फिनिश हो चुकी है। देखो 17 अगस्त को इनकी डेडलाइन थी। 17 अगस्त के बाद विद इन 3 और 4 डेज के अंदर जितने भी बच्चों का हमने अप्लाई किया था उनके अंदर 6 या 7 बच्चों की वहाँ से एडमिशन की भी कंफर्मेशन हमारे उसके पोर्टल के ऊपर उन्होंने अपडेट कर दी है। तो स्वीडन की एक क्वालिटी मैं बता दूं, दे आर वेरी वेरी फास्ट कैसे हैं? अगर आप उनको कोई भी मेल लिखो या उनसे फ़ोन पे बात करो तो दे आर गिविंग इमीडिएटली रिप्लाई। मैं जितनी भी एम्बेसीज हैं इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, तो मतलब मैक्सिमम हमने 70-80% एम्बेसीज के साथ वर्किंग की हुई है। ये एक्सपीरियंस बताता है हमारा। तो सबसे ज़्यादा मुझे काम करने का जो मज़ा आया है वो स्वीडन एम्बेसीज के साथ, स्वीडन जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है उसके साथ आया है। उसका कारण क्या है कि दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल और दे आर वेरी वेरी एक्टिव। उनसे अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं दे विल गिव इमीडिएटली रिप्लाई। और ऐसा ही हमारे पास अभी एक केस आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि जब किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आने के बाद वो कोई सोर्स ढूंढता है कि यार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। वो किससे सोर्स ढूंढता है? अपने फ्रेंड से बात करेगा, अपने घर वालों से बात करेगा, अपने लॉयर से बात कर सकता है, अपने कंसल्टेंट से बात कर सकता है, जहाँ और गूगल में डाल के देख सकता है। तो जितनों से भी वो बात करेगा, अगर उनको कोई एक्सपीरियंस होगा तभी वो उस चीज़ का जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन ये केस स्टडी डालने का मतलब मेरा यही है, क्योंकि ऐसी ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ना, आम रूटीन आती रहती हैं लाइफ के अंदर। तो जब भी वो प्रॉब्लम्स आती है तो हम जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो उसकी हम एक केस स्टडी जरूर अपने चैनल के ऊपर डालते हैं, ताकि जो फ्यूचर्स जहाँ हमारे प्रोस्पेक्टिव मेरे व्यूवर्स हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं वो इनको देखने के बाद हमें संपर्क करें। तो हम हर एक चीज़ को मन्यूटली लेकर चलते हैं ब्रीक से ब्रीक चीज़ को हम मतलब कोशिश करते हैं कि उसको हम सॉर्ट आउट किया जाए। तो ऐसा केस था। अभी बच्चे का मैं डाटा तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहानी सारी बताऊंगा कि हुआ क्या है इसके साथ। इस बच्चे ने अपना, और मतलब मेन एप्लीकेंट इसकी वाइफ थी, तो आप वो डिपेंडेंट था, तो अपनी वाइफ का केस किसी कंसल्टेंट के थ्रू लगाया। क्योंकि अभी हमारी वीडियोस को देख के पिछले हम 3-4 साल से स्वीडन के को प्रमोट कर रहे हैं, हमें देखते हुए बहुत सारे लोगों ने भी काम स्टार्ट कर दिया, देखा देखी। अगर आप उनसे एडमिशन के बारे में पूछेंगे, हमारी वीडियोस को सुनने के बाद उनसे फिर अपनी जजमेंट उनसे लो जो और प्रमोट करते हैं। तो अगर वो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दें ना, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ मेरे पास ना आए, आप उस कंसल्टेंट से काम करवाएं। एट लीस्ट किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आप वर्कआउट जरूर करें, नेट के ऊपर सर्च करें। गूगल मिला है गूगल बाबा, उसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। क्योंकि यूट्यूब चैनल है वहाँ पर फेक चीज़ें बहुत पड़ती हैं, लोग झूठ बहुत बोलते हैं। जितने भी चैनल, उसमें भी असेसमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें जेन्युइन पर्सन कौन है। तो यानी हो गूगल में आप जरूर सर्च करें कोई भी चीज़, किसी भी कंट्री में आपने जाना है कि वहाँ का क्या प्रोसीजर है, कैसे वीज़ा लेना है, तो उसके बाद उस कंसल्टेंट से संपर्क करें जो उसको प्रमोट करता है, तो उसको कंपेयर करें, उसके बाद यू विल टेक द डिसीजन। क्योंकि देखा देखी लोग एक दूसरे को देखा देखी प्रमोशन स्टार्ट कर देते हैं, तो करने वाला सिर्फ एक ही होता है, वो सिर्फ पीछे केस रजिस्टर करते हैं, बस आगे से आगे एक दूसरे एजेंट तीसरे एजेंट को देते हैं। तो करने वाले सिर्फ 2-4-5 लोग ही होते हैं मार्केट के अंदर। तो एनी हो, इस बच्चे ने अपना केस किसी कंसल्टेंट को दिया, XYZ कंसल्टेंट है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रही, बीटेक की हुई थी। होने के बाद बच्चा भी है इसका, वाइफ है, हस्बैंड है और एक बच्चा है। तो वाइफ इसकी मेन एप्लीकेंट थी। इस बच्चे ने अपनी जो एजुकेशन है, मैं वो ज़रूर बताऊंगा, वो
बीटेक की हुई थी आईटी में। तो वहाँ से उसका जिस कंसल्टेंट को दिया था, अभी मुझे तो मालूम नहीं है, जब बच्चा आया तो उसने जो स्टोरी बताई मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उसके साथ क्या ट्यूनिंग थी, क्योंकि हम भी कंसल्टेंट हैं तो मैं कहूँगा वो माड़ा है ये अच्छा है। तो केस दिया, केस देने के बाद केस रजिस्टर्ड कर लिया उन्होंने। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चे का एडमिशन भी उस कंसल्टेंट ने ऑर्गेनाइज करवा दिया। एडमिशन ऑर्गेनाइज होने के बाद बच्चे की फ़ीस भी ट्रांसफ़र कर दी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद पता नहीं इस बच्चे की उस कंसल्टेंट के साथ क्या लड़ाई हुई, क्या ट्यूनिंग बैठी, कोई लड़ाई हो गई या क्या हुआ कि नहीं सर पहले कुछ फ़ीस बता रहा था, उसके बाद कुछ और ही फ़ीस बताने लग पड़ा, जो बच्चे ने मुझे आकर बताया कि पहले तो मेरा वाइफ का अकेले का बताया था, जब मैंने कहा कि हमारा भी अप्लाई करना है साथ में, तो वो एजेंट फिर बताने लग पड़ा नहीं जी उसकी ये फ़ीस लगेगी, फ़ीस के ऊपर कोई इसका डिस्प्यूट चला गया, फ़ीस भी बच्चे ने भेज दी हुई है। तो बच्चा अभी बीच में स्टक हो गया, मतलब ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। ऐसे केसेस जो होते हैं, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। फिर लास्टली क्या किया, फिर नेट पे सर्च किया, फिर क्राउन इमिग्रेशन वाले मिले। क्राउन इमिग्रेशन वाले मिलने के बाद फिर हमें संपर्क किया तो आया कहता सर मेरा एडमिशन हो गया है, तो मैंने अभी अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करनी है। मैंने पूछा एडमिशन कैसे हुआ, तो कहता मैंने इस कंपनी को दिया था, उन्होंने एडमिशन ऑर्गेनाइज करा दिया, लेकिन अभी वो पैसा ज़्यादा डिमांड करने लग पड़े तो मैंने अभी उनसे अप्लाई नहीं करना। तो जब मैंने एडमिशन देखा, एडमिशन के अंदर जो आया था वो भी बड़े स्मार्ट थे जिनके थ्रू उन्होंने काम कराया। उसने उसकी एप्लीकेशन नंबर उसका सारा का सारा मतलब हाइड किया हुआ था, सिर्फ एक लेटर दिया हुआ था उसको, जो एडमिशन की नोटिफिकेशन आती है स्टूडेंट की। तो विदाउट मतलब एप्लीकेशन नंबर हम उसकी एप्लीकेशन को ट्रेस आउट ही नहीं कर पाएंगे। इतना ही पता था कि ये यूनिवर्सिटी है, ओनली ये मालूम था कि ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। तो मैं क्या और तेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है कि तेरा इस यूनिवर्सिटी, कहना जी मैंने टीटी भेजी है, वो टीटी की कॉपी ली मैंने। सारा कुछ करने के बाद फिर मैंने देखा कि चलो, मैं कहा हम तेरा केस लेते हैं, लेकिन है हमारे लिए रिस्की केस। कहता नहीं सर आप करिए। और सिचुएशन क्या है कि इसने जो हमें केस है, आज ऐसे 25 या 26 हो चुकी है, तो इसने जो केस भी देखो आज अगस्त का महीना चल रहा है, नेक्स्ट मंथ इसकी क्लासेस हैं, 10 सितंबर से इसकी क्लासेस हैं, और ये फर्स्ट वीक में हमें संपर्क करा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कि सर अभी हमारा केस प्रोसेस करो। तो मैंने कहा यार ना कोई एडमिशन है ना कुछ है, ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलो मैं ट्राई करता हूँ क्या करना है, क्योंकि हमें मालूम था कि क्या होना है। तो फिर मैंने क्या किया कि बच्चे का एडमिशन कंफर्मेशन सारा कुछ मैंने अपने लेवल पर द्वारा ऑर्गेनाइज किया है। वो फीस गई थी, वो फीस भी एडजस्ट करवाई मैंने किसी तरीके से, वो क्या है वो स्किल हमें ही मालूम है। तो उसकी फ़ीस मैंने कैसे एडजस्ट करवाई, वो जिस यूनिवर्सिटी में गई थी तो जहाँ से उसका एडमिशन आया, क्योंकि एडमिशन की डेट निकल गई हुई थी, उसकी कोई डेडलाइन होती है। तो फिर हमने यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, लाइजनिंग की, इवन जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए थे उनका भी मैंने कुछ हेल्प ली, जो मेरे रिसोर्सेज थे स्वीडन में उसकी हेल्प ली। उसके बाद मैंने विद इन ए वीक इसका दोबारा एडमिशन उसी यूनिवर्सिटीज़ में गया हुआ था, नया मंगवाया, मतलब उन्होंने दोबारा नोटिफिकेशन हमें भेजी। अभी नोटिफिकेशन भेज दी, नोटिफिकेशन भेजने के बाद अभी हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, मतलब ये लेकर चलिए सेकंड या थर्ड वीक, अभी सेकंड वीक में हमने इसका केस अप्लाई कर दिया वहाँ पे उनके पोर्टल में, इमिग्रेशन के पोर्टल में, स्वीडन इमिग्रेशन के पोर्टल में रेजिडेंसी के लिए। जब अप्लाई किया, और स्वीडन इमिग्रेशन इतनी फास्ट है ना, वहाँ की यूनिवर्सिटी इतनी फास्ट है, वो इमीडिएटली रिप्लाई डाला उन्होंने, नाल ही कम से कम 6 या 7 ऑब्जर्वेशन लगा दी। मैंने बच्चे को पहले बता दिया केस ऑलरेडी ये लेट हो चुका है। वहाँ की जो स्वीडन इमिग्रेशन है मुझे मालूम है उनके नेचर के बारे में, क्योंकि मैं पिछले 4 या 5 साल से उनके साथ वर्क कर रहा हूँ। तो वो इमीडिएटली इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, वो इसको डिक्लाइन करेंगे, मतलब इसको रिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे तुम्हारे केस को, मैंने ये बता दिया। तो वही बात हुई, उन्होंने इमीडिएटली इस केस के ऊपर ऑब्जर्वेशंस लगा दी, क्योंकि जब भी स्वीडन गवर्नमेंट ने किसी का भी वीज़ा रिफ्यूज़ करना होता है तो फर्स्टली दे विल गिव द अपॉर्चुनिटीज, दे विल टेल कि दीज आर द शॉर्टकमिंग इन योर एप्लीकेशंस, इफ़ यू विल सेटिस्फाई, अगर स्टूडेंट इन चीज़ों को सेटिस्फाई करवा देता है उसके बाद हम रिकन्सिडर करेंगे एप्लीकेशंस। उन्होंने एक मेल भेजी, मेल के ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगा दी कुछ, कि पहले ये बताया कि बाय यू चूज़न दिस एजुकेशन, आपने ये एजुकेशन को क्यों सेलेक्ट किया, ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन लगाई, व्हाट काइंड ऑफ जॉब
कैन यू अक्वायर आफ्टर फिनिशिंग दीज स्टडी। जो आप स्टडीज लेना जा रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास किस टाइप की जॉब्स आप गेन करेंगे। तो थर्ड वन, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, उसके बारे में पूछा। और फिर और भी 3-4 चीज़ें थी उससे रिलेटेड, उसके बारे में पूछा कि इन योर एप्लीकेशन, उसने कुछ अपनी एप्लीकेशन में कुछ स्पेसिफिकली बताया था कि स्वीडन ऐसी कंट्री है, फलाना कंट्री है। उसकी जो हमने SOP या मोटिवेशन लेटर लगाया था, उसके अंदर से उसने 4-5 लाइनें निकाल के वो भी साथ में भेजी कि आपने अपने मोटिवेशन में ये चीज़ लिखी थी, इसका मुझे प्रॉपर जस्टिफिकेशन दो विद एविडेंसेस, मतलब एविडेंस भी देने हैं कि आपने ये लाइनें कहाँ से ली है। वो करने के बाद फिर केस हमें भेज दिया। फिर एक और ऑब्जर्वेशन लगाई, व्हाट इज अबाउट दिस प्रोग्राम दैट मेड यू चूज इट, मतलब आपने ये प्रोग्राम क्यों सेलेक्ट किया, इसके बारे में भी बताया जाए। ये भी एक ऑब्जर्वेशन लगाई। तो इतनी ऑब्जर्वेशन लगा के आ गई, तो इट मीन्स ये है कि उन्होंने रिफ्यूज करना है। बट अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है, मैं फिर रिपीट कर दूं, तो वो इन चीज़ों को बिल्कुल माइनर समझेगा। तो मेरे पास आगे मुझे मालूम था क्या होना है। आने के बाद मैंने फिर उसकी जो रिप्लाई है 2 पेज की प्रिपेयर की, उसके अंदर एक एक चीज़ की मैंने जस्टिफिकेशन दी। मतलब आप अगर ये लेटर कोई भी बंदा पढ़ लेना, अगर वीज़ा ऑफिसर, वो इमीडिएटली कहेगा कि इस बच्चे को इमीडिएटली वीज़ा ग्रांट किया जाए, रेजिडेंसी ग्रांट की जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि लिखना क्या है, जिसकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, जिसकी पेन में पावर है ना, वो हर एक चीज़ को ले सकता है। तो हमने पूरा चीज़ एलेबोरेट की, एक एक चीज़ को मैंने टच किया है जो उन्होंने कहा था। वो अगर इसको एक जेन्युइन पर्सन भी पढ़ ले, वो सीधा कहेगा ओके केस इज ग्रांटेड। मैंने अपलोड किया, क्योंकि जब रेजिडेंसी अप्लाई की थी ना, उन्होंने विद नेक्स्ट डे उसकी ये ऑब्जर्वेशन लगा दी। जब मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उन्होंने विद इन 3 आवर्स में इमीडिएटली बच्चे की रेजिडेंसी ग्रांट करके भेज दी। बच्चे की इमीडिएटली रेजिडेंसी ग्रांट करके भेज दी है। अभी इसने एम्बेसी में जाना है स्वीडन की, वहाँ जाकर अपने फिंगरप्रिंट देने हैं। फिंगरप्रिंट देने के बाद फिर इसकी रेजिडेंसीज आ जाएगी। अभी और प्रॉब्लम आ गई, आगे प्रॉब्लम क्या आ गई है, अभी बच्चे का यहाँ पर कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस के कारण कोई प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी आ गई है कि अभी बच्चा कह रहा है कि सर मेरी या रेजिडेंसी कैंसिल की जाए, मेरी फ़ीस रिफ़ंड करवा दी जाए, मैंने अभी जाना नहीं है। तो देखो कैसी सिचुएशंस आ जाती हैं। लोगों के वीज़ाज नहीं आते, जिनके वीज़ाज आते हैं वो कहते हैं हमने जाना नहीं है और मुझे फ़ीस चाहिए। हम जहाँ पर कहते हैं फाइनेंशियली बड़े ज़्यादा सफ़र हो गए हैं, कोई घर में फैमिली में कोई एक्सीडेंट या कुछ व्हाटसोएवर हुआ है, वो मुझे बता कर गया कि मेरी फ़ीस जितनी जल्दी हो रिफ़ंड करवा कर दो। अभी रेजिडेंसीज भी आ गई हैं, यूनिवर्सिटी से हमने लाइजनिंग भी की है, अभी बच्चा फ़ीस भी मांग रहा है, मुझे रिफ़ंड आ जाए तो मैं इस जो प्रॉब्लम से निकल जाऊँ। तो अभी हम इस बच्चे की जो फ़ीस रिफ़ंड आनी है, किस तरीके से आनी है, उसके ऊपर भी कुछ वर्कआउट करेंगे कि क्योंकि एम्बेसीज को भी मालूम है कि वीज़ा हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ को भी पता चल गया इसकी रेजिडेंसी ग्रांट हो गई है, कि क्या इस सिचुएशन में वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कि बच्चे को रिफ़ंड करेगी या नहीं करेगी। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट जो मेरी कमिंग वीडियो आएगी स्वीडन से रिलेटेड, उसमें बताऊँगा कि केस का हुआ क्या है, कि फ़ीस वापस आई थी या नहीं आई थी। तो अगर आप मेरा वो नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इवन इन्होंने और भी एक ऑब्जर्वेशन लगाई थी कि अभी स्वीडन इमिग्रेशन अथॉरिटी ने वहाँ की एजुकेशन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। वो पायलट प्रोजेक्ट क्या है कि अगर आप 2 साल के अपने मेंटेनेंस दिखाते हैं तो आपकी कंप्लीट फैमिली को 2-2 साल के रेजिडेंसीज कार्ड मिलेंगे। तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन लगाई थी कि क्या आप 2 साल के अप्लाई करना चाहते हैं या 1 साल के। अगर 2 साल के अप्लाई करने हैं तो आप हमें नए फ्रेश फंड भेजो। उसको भी हमने रेक्टिफाई किया कि नहीं, मैंने 1 साल के ही फंड दिखाए हैं तो मुझे 1 साल की ही रेजिडेंसी चाहिए। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को भी हमने सॉर्ट आउट किया है। इवन अभी स्वीडन के बहुत सारे बच्चों के रिफ्यूज़ल भी आए हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है। और वो रिफ्यूज़ल कैसे थे, जिन केसेस में ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई थी लेकिन उनके जो कंसल्टेंट है उनका रिप्लाई नहीं दे पाए। एक तो वो थे, दूसरे जिन बच्चों की यहाँ पर एम्बेसीज में इंटरव्यू आई थी उनके कंसल्टेंटों ने उनको प्रिपेयर नहीं किया था, उनके रिफ्यूज़ल्स आए हैं। क्योंकि हमारे पास हर एक डाटा है। मैं बार बार वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आपकी कल इंटरव्यू भी आ जाए ना, चाहे जर्मनी की, चाहे फ्रांस की,
कैंपस फ्रांस की, चाहे स्वीडन की, तो हम जो ओल्ड डाटा है ना वो बच्चे के साथ जरूर शेयर करते हैं। चाहे डेनमार्क की आ जाए तो डेनमार्क वाले भी बहुत खींचते हैं, जब बच्चे की इंटरव्यू आती है वीज़ा के लिए, हम वो डाटा बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो हम ऐसी जो चीज़ें हैं ना उसको प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास केस रजिस्टर्ड हुआ ना, मैं एटलीस्ट उसका 90% रिजल्ट प्रोवाइड करूं। ये नहीं है कि बस 15,000 रुपया ले लूं, रजिस्टर्ड कर लूं केस, इसमें हम इंटरेस्ट नहीं रखते। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसका कोई रिजल्ट प्रॉपरली प्रोवाइड करें। तो इसी तरीके से जो मैंने आपको केस स्टडी के बारे में बता दिया है, तो स्वीडन के ये वाले तो इंटेक खत्म हो चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट इंटेक है सितंबर 2021, जो कि मेजर इंटेक है स्वीडन का, बहुत जल्द खुलने जा रहा है। अक्टूबर के बाद उसकी मैं डेट्स डिक्लेयर करूंगा। अगर आपने स्वीडन जाना है तो आज से ही अपनी तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि नॉर्वे का भी मैंने बता दिया था कि अक्टूबर में खुलने वाला है, तो इसका भी अक्टूबर के बाद स्वीडन खोल देती है, जो कि सितंबर 2021 में बच्चों ने जाना है। तो अगर आप स्वीडन जाना चाहते हैं, आपकी कैसी भी बैकग्राउंड है, आप एटलीस्ट हमें संपर्क करें। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप IELTS के साथ जाएंगे या विदाउट IELTS के साथ जाएंगे। स्वीडन की बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर, उसको भी आप ब्राउज करके देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।